यह कहानी एक छोटे से गांव काशीपुर की है, जहां एक गरीब किसान मोहन रहता था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी परिया और एक बेटा सोहन था और वे सब मिलकर खुशी खुशी रहते थे। मोहन के पास गांव में एक जमीन थी जहां वह फसल उगाता था और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन समय के साथ उसकी जमीन की मिट्टी कम उर्वर हो गई थी और फसल की पैदावार धीरे धीरे घटने लगी। एक दिन अपनी जमीन के पास बैठकर विचार करते हुए मोहन ने सोचा कि पैसे कमाने के और तरीके ढूंढे जाएं। दिन प्रतिदिन इस जमीन से फसल कम हो रही है। लगता है मुझे नई जमीन खरीदनी होगी या फिर कोई और तरीका खोजना होगा। अब मैं इस जमीन पर नहीं रह सकता। चलो मैं परिया से बात करता हूँ और देखता हूँ वह क्या सोचती है। मोहन तुरंत खेत से घर की ओर चलता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी परिया को आवाज देता है, परिया आओ यहाँ, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। परिया उसकी आवाज सुनकर आ जाती है। यहाँ क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया? परिया, तुम जानती हो कि हमारी जमीन पहले जैसी उर्वर नहीं रही है और अगर मैंने और खाद डालने की कोशिश की तो मिट्टी और खराब हो सकती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए इस जमीन से खेती बंद कर दूं। मैं धीरे धीरे खाद डालूंगा और कुछ सालों में यह फिर से उपजाऊ हो जाएगी। फिर हम इस पर खेती शुरू कर सकते हैं। हाँ, यह ठीक लगता है। जमीन ठीक हो जाएगी और फसल फिर से उगेगी। लेकिन तब तक हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई और जमीन नहीं है और मैं सोच रही हूँ कि घर के खर्चे और सोहन की पढ़ाई का क्या होगा। तुम क्यों न गांव के जमींदार हरिलाल से मिल आओ? वह एक अच्छे और दिलदार इंसान है। शायद वह हमारी मदद कर सके। हाँ परिया, यह अच्छा विचार है। हरिलाल मुझे मदद करने के लिए तैयार होंगे अगर मुझे नया काम शुरू करना पड़े। ठीक है, मैं कल सुबह हरिलाल से मिलने जाऊंगा। अगले दिन मोहन हरिलाल के घर जाता है। वहां पहुंचकर वह उसे पुकारता है, क्या आप घर पर हैं? हरिलाल। हरिलाल उसकी आवाज सुनकर बाहर आता है। आओ मोहन, क्या बात है? क्या कुछ चाहिए था? हाँ हरिलाल, मुझे आपकी मदद चाहिए। बिल्कुल, बताओ कैसे मदद कर सकता हूँ? मोहन अपनी जमीन की स्थिति समझाता है। तुम चिंता क्यों कर रहे हो मोहन? मेरे पास गांव के बाहर कुछ जमीन है, तुम उस पर काम कर सकते हो। लेकिन हरिलाल, क्या तुम उस पर पैसा नहीं खो दोगे? नहीं नहीं मोहन, तुम कुछ नहीं खोगे। तुम मेरी जमीन की देखभाल करोगे और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरा बेटा शहर में रहता है और इससे मेरी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी। इससे हम दोनों को फायदा होगा। ठीक है हरिलाल, अगर तुम कहते हो तो मैं कल से वहां काम शुरू कर दूंगा। मोहन हरिलाल का धन्यवाद करता है और घर वापस लौटता है। जब वह परिया को सब बताता है तो वह राहत महसूस करती है। यह तो शानदार है। इसका मतलब तुम्हारी सारी चिंताएं हल हो गई। हाँ परिया, मैं हरिलाल की जमीन पर मेहनत से काम करूंगा और 1 या 2 और खेत खरीदने की कोशिश करूंगा। इससे अगर फिर ऐसी समस्याएं आईं तो हम तैयार रहेंगे। अगले दिन काम पर जाने से पहले मोहन परिया को पुकारता है। परिया सुनो, हरिलाल की जमीन गांव के बाहर है। मैं देर से लौट सकता हूँ, तो अगर मैं शाम तक नहीं लौटूं तो तुम और सोहन बिना मेरा इंतजार किए खाना खा लेना और सो जाना। ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हारा लंच बना देती हूँ, परिया कहती है और जल्दी से लंच तैयार करती है। मोहन अपना लंच बॉक्स लेकर गांव के बाहर जमीन पर काम करने के लिए चला जाता है। कुछ समय बाद वह वहां पहुंचता है और काम करने लगता है। लेकिन काम करते समय एक सांप मोहन को डस लेता है और वह तुरंत बेहोश हो जाता है। चूंकि वह घर से बहुत दूर है, परिवार को इस घटना की कोई जानकारी नहीं होती। रात हो जाती है और परिया घबराई हुई मोहन का इंतजार करती है। सोहन उसकी चिंता देखता है। माँ, तुम क्यों परेशान हो? पापा अभी तक क्यों नहीं आए? सोहन, तुम्हारे पापा कल हरिलाल की जमीन पर काम करने गए थे और उन्होंने कहा था कि वह देर से लौट सकते हैं। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। चिंता मत करो माँ, पापा ने कहा था कि वह देर से आएंगे। शायद वह किसी काम में फंस गए होंगे। क्यों नहीं तुम सोने चली जाती हो? मैं थोड़ा और इंतजार करता हूँ। सोहन के शब्दों से परिया को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वह सोने चली जाती है। लेकिन अगले दिन सुबह जब परिया देखती है कि मोहन अब तक नहीं लौटा, तो वह बहुत चिंतित हो जाती है।
वह हरिलाल के पास जाकर उसके बारे में पूछने का निर्णय लेती है। वह हरिलाल के घर पहुंचती है और मोहन के बारे में पूछती है। नमस्ते हरिलाल, तुम कैसे हो? मैं मोहन के बारे में पूछने आई थी। वह कल तुम्हारी जमीन पर काम करने गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। मोहन अभी तक नहीं लौटे, हरिलाल चिंता से कहता है। मुझे पता करता हूं, मुझे थोड़ा समय दो। हरिलाल तुरंत अपने कर्मचारी विक्रम को भेजता है ताकि वह मोहन की स्थिति जान सके। मोहन का शरीर नीला पड़ गया है। मुझे लगता है कि उसे सांप ने डस लिया है। मुझे तुरंत हरिलाल को सूचित करना होगा। विक्रम भागते हुए हरिलाल के पास जाता है और जैसे ही वह वहां पहुंचता है, हरिलाल उसे देखता है और कहता है, क्या हुआ विक्रम? तुम इतनी हाफ क्यों रहे हो? क्या तुमने मोहन को पाया? विक्रम सब कुछ हरिलाल को बताता है और परिया, जो पास में थी, वह सारी बातें सुनकर रोने लगती है। विक्रम, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। मैं परिया को लेकर जाता हूँ। विक्रम डॉक्टर को लाने के लिए दौड़ता है, जबकि हरिलाल परिया को सांत्वना देता है और उसे रोने से मना करता है। वह उसे यह आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरिलाल परिया को लेकर खेत में जाता है, जबकि विक्रम डॉक्टर को लाने जाता है। जब वे वहां पहुंचते हैं, तो वे मोहन को खेत में बेहोश पड़े हुए पाते हैं। उनका शरीर विष से नीला हो गया है। परिया उनके पास बैठ जाती है और रोने लगती है। डॉक्टर आता है और मोहन की स्थिति का आकलन करता है। उनकी हालत गंभीर है, लेकिन मैंने उन्हें सांप के काटने का इलाज दिया है। हालांकि विष उनके शरीर में बहुत समय तक रहा है और वह गहरी कोमा में है। गहरी कोमा? इसका मतलब क्या है डॉक्टर? गहरी कोमा में व्यक्ति जीवित होता है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करता। हम नहीं कह सकते कि वह कब होश में आएगा, तो हमें क्या करना चाहिए? अब तक मैंने उन्हें कुछ दवाइयां दी हैं और आपको उन्हें नियमित अंतराल पर पानी के साथ देना चाहिए। बाकी भगवान के हाथ में है। डॉक्टर दवा देकर चला जाता है और कुछ ग्रामीण मोहन को उनके घर वापस ले जाते हैं और उन्हें बिस्तर पर लिटा देते हैं। हरिलाल परिया को शांत करता है। चिंता मत करो परिया, मोहन का ध्यान रखना, वह जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे बेझिझक पूछना। मैं तुम्हारे खर्चों के लिए हर महीने पैसे भेजूंगा। बहुत धन्यवाद हरिलाल, आप हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। हरिलाल के जाने के बाद सोहन आता है और अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछता है। माँ, पापा को क्या हुआ? सोहन, तुम्हारे पापा को हरिलाल की जमीन पर काम करते समय सांप ने काट लिया था, इसी वजह से वह बेहोश हो गए। वह कब उठेंगे? माँ, डॉक्टर ने उन्हें दवा दी है। उन्होंने कहा कि वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन माँ, अगर पापा काम नहीं करेंगे तो हम घर के खर्चे कैसे चलाएंगे? चिंता मत करो सोहन, मैं सब संभाल लूंगी। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं घर का काम संभाल लूंगी। नहीं माँ, मैं खेतों में काम करूंगा। तुम पापा का और घर का ध्यान रखना, मैं खर्चे संभाल लूंगा। परिया सोहन के शब्दों से प्रभावित होकर जवाब देती है। नहीं सोहन, मैं सब संभाल लूंगी। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पापा का सपना था कि तुम अधिकारी बनो और मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह सपना पूरा हो, चाहे मुझे कितना भी कठिन काम करना पड़े। परिया फैसला करती है कि अब वह जिम्मेदारी संभालेगी। अगले दिन वह फिर से हरिलाल से मिलने जाती है। नमस्ते हरिलाल, कैसे हो? मोहन की हालत कैसी है? परिया, उसकी हालत अभी भी वैसी ही है। आज तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हरिलाल। मैं उस जमीन पर काम करना चाहती हूँ जो तुमने मोहन को दी थी, ताकि मैं घर का खर्चा और सोहन की शिक्षा की मदद कर सकूं। परिया, तुम्हें उस जमीन पर काम करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेजूंगा। हरिलाल, तुम पहले ही हमारी बहुत मदद कर चुके हो। अब कृपया मुझे उस जमीन पर काम करने दो। मैं घर को खुद संभाल लूंगी। हरिलाल काफी सोचने के बाद परिया को पास के खेतों पर काम करने की अनुमति देता है, ताकि वह घर को संभालते हुए काम कर सके। ठीक है परिया, तुम जमीन पर काम कर सकती हो, लेकिन तुम्हें घर का ध्यान भी रखना होगा। धन्यवाद हरिलाल, मैं जो कुछ भी करना पड़े करूंगी। परिया सुबह खेतों पर काम करने जाती है और दोपहर में गांव के घरों में सफाई और खाना पकाने का काम करती है। धीरे धीरे उसकी कड़ी मेहनत रंग लाती है
और उसका घर अच्छे से चलने लगता है। जो पैसे वह कमाती है वे सोहन की शिक्षा में मदद करते हैं। सोहन, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पापा का सपना था कि तुम अधिकारी बनो और मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह सपना पूरा हो, चाहे जो भी हो। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, माँ। पारिया, काका, मोहन की हालत अब भी वैसी की वैसी है। मैं आपसे मदद लेने आई हूँ। कृपया मुझे वह जमीन काम करने के लिए दे दीजिए जो आपने मोहन को दी थी, ताकि मैं अपने घर का खर्चा चला सकूं और सोहन की पढ़ाई भी करवा सकूं। जमींदार, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे भेजता रहूंगा। पारिया, काका, आपने हमारी मदद बहुत की है। अब मुझे काम करने दीजिए ताकि मैं अपना घर चला सकूं। जमींदार यह देखता है कि पारिया दृढ़ निश्चय है और सोचता है, अगर मैं उसे दूर की जमीन पर भेजूंगा तो वह मोहन का ख्याल नहीं रख पाएगी। मुझे उसे घर के पास की जमीन देनी चाहिए। जमींदार, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें काम करने की अनुमति देता हूं, लेकिन दूर की जमीन पर नहीं। मेरे पास तुम्हारे घर के पास एक छोटी जमीन है, तुम वहां काम कर सकती हो और मोहन का ख्याल भी रख सकती हो। पारिया, यह बिल्कुल सही है काका, मैं दूसरे घरों में भी काम करूंगी ताकि सोहन की पढ़ाई के लिए अतिरिक्त पैसे कमा सकूं। जमींदार, लेकिन इतना क्यों करना? पारिया, क्योंकि मोहन का सपना था कि सोहन सफल हो। अगर मैंने कड़ी मेहनत नहीं की तो वह सपना अधूरा रह जाएगा। जमींदार उसकी दृढ़ता से प्रभावित होकर सहमति देता है। जमींदार, मुझे तुम पर विश्वास है, कड़ी मेहनत करो, भगवान तुम्हारे साथ है। पारिया पास की जमीन पर काम करने लगती है। सुबह वह खेत में काम करती है, दोपहर में दूसरे घरों में सफाई और खाना बनाती है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है, फसल अच्छी होती है और उसकी कमाई से सोहन की पढ़ाई चलने लगती है। पारिया, सोहन से मेहनत से पढ़ाई करो बेटा, तुम्हारे पिता का सपना था कि तुम एक अधिकारी बनो। सोहन, मैं करूंगा माँ, मैं एक दिन उनका सपना पूरा करूंगा। गांव वाले पारिया की बलिदान से प्रेरित होते हैं। वे देखते हैं कि एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाई को पार कर रही है। इसी बीच मोहन की हालत सुधरने लगती है, दवाइयों और पारिया की देखभाल के कारण। एक दिन वह होश में आता है। पारिया खुशी से अभिभूत हो जाती है। पारिया, सोहन, तुम जाग गए, भगवान ने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली। मोहन, मुझे माफ कर दो। पारिया, मैंने तुम्हें और सोहन को बहुत कष्ट दिया। पारिया, नहीं मोहन, तुम हमारे शक्ति हो। जब तुम ठीक हो रहे थे मैंने सब कुछ संभाला और अब सब कुछ बेहतर हो रहा है। सोहन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। पारिया की कड़ी मेहनत और बलिदान से प्रेरित होकर वह कसम खाता है कि वह उसकी मदद करेगा और उनका जीवन फिर से संवारेंगे। सोहन अपनी पढ़ाई में पूरी लगन से काम करता है और अंततः एक सफल अधिकारी बनता है। सोहन, माँ, पापा, जो भी मैं आज हूँ वह आपकी मेहनत और बलिदान के कारण है। मोहन, नहीं बेटे, यह सब तुम्हारी माँ के कारण है। उसने हर मुश्किल का सामना किया और इस परिवार को बचाया। पारिया का बलिदान और मोहन का समर्थन गांव में एक प्रेरणा बन जाते हैं। आज भी गांव वाले यह कहानी भविष्य की पीढ़ियों को सुनाते हैं। कहानी से शिक्षा, एक माँ की समर्पण और बलिदान किसी भी चुनौती को पार कर सकती है और परिवार को एकजुट रख सकती है।